हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। डे 4 और आज डे 5 था, जिसका हिंदी का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके पहले के सारे हिंदी के सॉल्यूशंस आपको दे दिए गए थे। कल का हिंदी और आज का हिंदी दोनों आपको इस सेट में मतलब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कल के हिंदी का पहला प्रश्न था, घर पर गंगा आना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ये घर पर गंगा आना, इसका मतलब होता है कि बिना परिश्रम के यदि कोई काम सिद्ध हो जाए तो हम लोग एक मुहावरा कहते हैं कि घर पर गंगा आ गई। नहीं कहते जैसे परीक्षा में पढ़ के नहीं गए और पेपर पूरा सॉल्व कर कहते हैं गंगा में हाथ धो लिए। वही है कि गंगा बिना श्रम के यदि काम सिद्ध हो जाए उसे कहते हैं घर पर गंगा आना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंशुमाली शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। देखिए अंशुमाली जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? सूर्य का पर्यायवाची। अच्छा, सूर्य का पर्यायवाची और कौन कौन से शब्द होते हैं? ये काफी आसान प्रश्न है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सूर्य का पर्यायवाची और कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसा आपने छठ पर्व में बहुत सारा नाम सुन रखा होगा तो आपको भी तत्काल याद होगा, जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा होगा। देखिए अभिशाप का मतलब होता है श्राप, ठीक है। तो श्राप का विलोम क्या हो जाएगा? तो वरदान जो होता है वो अभिशाप का विलोम होता है, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिल गया होगा, अभिशाप का विलोम कौन सा हो जाएगा? वरदान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए वीडियो को मैं थोड़ा तेज सॉल्व करूंगा क्योंकि आपका टाइम लॉस ना हो, इस बात को मैं खासा ख्याल रखूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए तद्भव उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, और जो हिंदी शब्द मतलब हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं हम तत्सम। और जो कोई मतलब लोकल लैंग्वेज से उठा के हिंदी में डाल दिया गया शब्द उसको कहते हैं देशज। और जो विदेशी शब्द हैं उनको उठा के जब हिंदी में डाला जाए बोतल कहते हैं। तो बोतल एक्चुअली इंग्लिश शब्द है, लेकिन उसको उठा के जब हिंदी में डाला गया तो उसको कहते हैं हम क्या? विदेशज। तो इस तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया आपसे कौन सा? तद्भव शब्द। तो दंत जो दिख रहा है ये संस्कृत का शब्द है, यही आ जाएगा आपका तद्भव, बाकी सब तत्सम शब्द है। राजमहल में कौन सा समास है? देखिए समास का वीडियो में आपको कल या परसों तक एक कंप्लीट समास पढ़ा के देने वाला हूं वीडियो, उसको आप लोग जरूर देखेंगे। अभी आपको फिलहाल देखना है कि राजमहल में कौन सा समास है। तो राजमहल में होता है तत्पुरुष समास। क्यों? राजा का महल, राजा का महल तो होता है राजमहल। तो एक मतलब जो उसका समास का विच्छेद है उसी का अर्थ दे रहा है, राजमहल, राजा का महल। यदि कोई अलग अर्थ देता तब जाकर हम इसका अलग हम समास कहते, लेकिन जब वही अर्थ दे उसको कहते हैं क्या हम? तत्पुरुष समास। तो यहां से आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि यदि वाक्य में कहीं त्रुटि है तो आप उसे बताएंगे। वाक्य क्या है हमारा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन काफी लोगों से देख रहे हैं गलत हो रहा है आजकल। प्रश्न क्या है? हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं। देखिए अनेक शब्द जो है वो अपने आप में बहुवचन है। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है, उसमें अनेकों नहीं लिखेंगे। अनेकों लिखेंगे तो आप जो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना सुपरफ्लुअस, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब एक पे एक और बढ़ के हो जाएगा। तो अनेकों न लिखे, यहाँ पे केवल अनेक रहता ना, तब ये पूरा सेंटेंस हमारा सही हो जाता। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उनके पिता की मृत्यु परंत के बाद। देखिए यहां पे गड़बड़ हो गया। मृत्यु परंत का मतलब ही होता है मृत्यु के बाद। मृत्यु परंत जैसे किसी शब्द में लगते हैं परंत, तो उसका मतलब ही होता है उसके बाद। तो मृत्यु परंत मतलब मृत्यु के बाद, जन्मोपरांत मतलब जन्म के बाद। तो यहाँ मृत्यु के बाद ऑलरेडी ये मृत्यु परंत कह दिया, उसके बाद ये वाला शब्द लगाना यहाँ पे गलत है। इसको भी बोलते हैं सुपरफ्लुअस हो गया, ठीक है। मतलब चढ़ा ऊपरी, भोजपुरी में बोले तो इसी को चढ़ा ऊपरी कहते हैं। वो हो ही गया, दोबारा कहा थे फिर, इसलिए वो गलत हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे। देखिए ये जो पूजनीय लिखा हुआ है ये गलत है। इसको कैसे लिखना चाहिए था? इसको ऐसे लिखना चाहिए था, हमारे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे, तब जाके ये सही होता है। ऐसे पूजनीय लिखना गलत होता है। क्लियर? पूज्य जब लिखना हो तब ऐसे लिखते हैं, केवल पूज्य जब लिखना हो तो ऐसा लिखते हैं। जब पूजनीय लिखना होता है तो वैसे लिखते हैं, तब जाके ये सही होता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वैसे लोगों को हम अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु कहते हैं उसके। बढ़ते हैं आगे।
कई लोग इसका आजन्म शत्रु मारे होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, अजात शत्रु होना चाहिए। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यानी कि उज्ज्वल जो है ये सही कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे उज्ज्वल, श्रवण, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको डिक्शनरी में भी देखिएगा, हिंदी के कई सारे बुक्स में देखिएगा तो आपको गलत लिखे हुए मिलेंगे। तो इन सारे शब्दों को आप सही कैसे लिखेंगे ये आपको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। उज्ज्वल जो होता है ये सही रूप में ऐसे लिखा जाता है, उ आधा ज फिर आधा ज वल। तो कोई लोग सोचते हैं कि एक आधा ज हो जाएगा, दूसरा का आधा फिर होगा, एक पूरा ज डाल दो, नहीं। उज्ज्वल जब लिखा जाता है तो दोनों आधा ज होता है, तब जाके वो कंप्लीट सही अर्थ देता है। ठीक है, तो ये सही हो गया उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी। अगला शब्द है आपका उल्लंघन। उल्लंघन को कैसे लिखेंगे? तो उल्लंघन को देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है वही सही है, उल्लंघन ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला जो होगा ऑप्शन ए यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उल्लंघन ऐसे ही लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे। नहीं, ये ऊपर ल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उल्लंघन नहीं, यही वाला सही है, ऑप्शन ए ही सही है इसका। ठीक है, उल्लंघन ऐसे ही जैसे लिखा गया है वही वाला सही होगा। बढ़ते हैं आगे। उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रायः निबंध समास शैली में लिखा जाता है। अच्छा देखिए, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि निबंध जो होते हैं ये किस में लिखा जाते हैं? समास शैली में। और उपन्यास जो होते हैं ये व्यास शैली में लिखे जाते हैं। जो भी चीजें व्यास शैली में लिखी जाती है उसका मतलब क्या होता है कि उन चीजों से, फिल्म का जब स्टोरी लिखा जाता है ना तो उसमें तीन चीजें होती हैं। फिल्म लिखने में तीन चीजों का उपयोग किया जाता है। क्या? भोजपुरी में इसको समझे तो लटपट, खटपट, सटपट। समझ रहे हैं? पहले हीरो हीरोइन को मिलाया जाएगा, मतलब लटपट हो गया, फिर उसमें खटपट होगा, लड़ाई होगा, लड़ाई होने के बाद फिर से मिला दिया जाएगा, चल तो शादी उदी हो गया, सब निपट गया। तो यही तीन चीजें होती है, लटपट, खटपट, सटपट। वही काम हिंदी में बताया जाता है कि जब हम उपन्यास लिखते हैं तो उसको किसमें लिखते हैं? व्यास शैली में। और व्यास शैली का मतलब ही होता है कि चीजों को पहले फैलाइए, फैलाने के बाद उसको इसे समेट लीजिए, लास्ट में समेट लीजिए, इसी को कहते हैं व्यास शैली। और इसी में उपन्यास लिखे जाते हैं। और जब निबंध लिखते हैं तो समास शैली में। निबंध में शब्दों का प्रयोग जो होता है लिमिट में होता है, और उस लिमिट के अंदर ही आपको बहुत सारे फैक्ट्स डालने होते हैं, उसी को हम कहते हैं समास शैली। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जो मोटे अक्षर में लोचन लिखा गया है इसका पर्यायवाची क्या होगा? देखिए लोचन शब्द जो है इसका मतलब होता है आंख। लोचन किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची होता है लोचन। तो यहाँ पे आंख के बारे में लिखा गया है, एक ऑप्शन आपको दिया गया है चक्षु। तो यही चक्षु जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आंख का पर्यायवाची होता है चक्षु। अच्छा, आंख का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। मोटे अक्षर में जो दिया गया है उसके स्थान पर क्या होगा ये आपको बताना है। लिखा है कि मोटे अक्षर में दिए गए शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। सेंटेंस क्या है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। देखिए ये दुर्घटना के बाद कह रहा है। दुर्घटना का मतलब होता है जान माल की क्षति। जहां भी दुर्घटना शब्द उपयोग हो उसका मतलब समझना है आपको कि वहां पे दुर्घटना मतलब कोई ऐसी घटना हुई जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है, तब जाके उसको मतलब दुर्घटना वर्ड वहां यूज करते हैं। यदि जान माल का नुकसान ना हुआ ऐसे कोई घटना हुई हो तो केवल घटना कहते हैं। तो ये घर पे नहीं आ रहा था मतलब कोई ना कोई घटना हुआ होगा, दुर्घटना हो तो मर के निपट गया होता। समझ गए? तो केवल यहाँ पे घटना वर्ड जो है ये अप्रोप्रिएट होगा। इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो इस रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको कहते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है उसे कहते हैं आस्तिक। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, नहीं मानने वाला नास्तिक। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी देखा होगा राम सेतु। राम सेतु में जो अक्षय कुमार को दिखाया गया था वो नास्तिक था। ठीक है, वो भगवान को मानता नहीं था। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि नास्तिक और आस्तिक किसको कहते हैं। अच्छा, सनाथ किसको कहते हैं? जिसका कोई नाथ हो, मतलब जिसका कोई गार्जियन हो उसको सनाथ कहते हैं। ठीक है, पंडित यानी जो विद्वान होता है उसको पंडित कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। तो उसमें रेखांकित जो शब्द है उसके बारे में आपको बताना है कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा। स्कूल की फीस नहीं ली गई, फीस नहीं लिया गया मतलब उसको निःशुल्क पढ़ाया गया। फीस नहीं लेना मतलब निःशुल्क पढ़ाना। तो यहाँ पर निःशुल्क आपको मिल रहा होगा कहीं ऑप्शन नंबर बी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फीस नहीं लिया गया मतलब निःशुल्क पढ़ाया गया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक में
कारक का चिन्ह है। देखिए में किस कारक का चिन्ह है, ये आपको समझने के लिए सबसे पहले कारक चिन्हों को जानना जरूरी होगा। मैं एक बार बोलता हूं, आप लोग इसको हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करेंगे या फिर एक बार याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ, ये होता है कारक चिन्ह। तो यहाँ पे में शब्द आया है। में शब्द किस में आता है? अधिकरण। अधिकरण में में और पर दोनों आता है। तो यहाँ पे में शब्द जो आया है वो अधिकरण कारक के लिए आया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? देखिए यहाँ पर भाई, चारपाई पर, ये पर शब्द जो है ना, यहीं से डिसाइड हो जाएगा कौन सा कारक है। हमने अभी आपको कारक चिन्ह बताया, उसमें अधिकरण में बताया था में और पर, तो यहाँ पे पर शब्द आ रहा है चारपाई पर, तो ये भी किस में आ जाएगा? अधिकरण कारक में। ऑप्शन नंबर डी सही। राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? यहाँ पे को जो है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, ये कारक चिन्ह हमने जो बताया आपको, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे ओ, ये जहां भी ऐसे चिन्ह दिखे आपको उस कारक को समझ जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डे 4 का जो हिंदी का क्लास मतलब सेट था उसका पूरा सॉल्यूशन मिल गया। अब हम लोग शुरू करते हैं डे 5, मतलब जो आज अभी आप लगा के सेट गए हैं, इसका आंसर क्या होना है हिंदी का, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आता है हमारा, कान भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। कान भरना मतलब चुगली करना। जैसे ही पति घर से बाहर से घर आता है तो उसकी पत्नी जो होती है वो माँ बाप सबके बारे में उसे कान भरना शुरू करती है। अब 2-4 महीना जो कान भरी, बस घर में अलगा बिलगी शुरू। कान भरना समझ गए होंगे, चुगली करना। आप बहुत जल्दी जल्दी पकड़ते हैं। प्रशंसा करना मतलब किसी का बड़ाई करना। बकवास करना मतलब बिना मतलब के कुछ बोलते रहना। धरती पर पैर ना पड़ना, इसका तात्पर्य क्या है? धरती पर पैर ना पड़ना मतलब बहुत खुश होना। धरती पर पैर ना पड़ना मतलब बहुत खुश होना। जैसे यदि किसी का मतलब ज्वाइनिंग लेटर आ गया हो, अब उसका पैर धरती पर नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो धरती पर पैर ना पड़ना मतलब बहुत खुश होना। तो उम्मीद है कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। जहां पहुंचना कठिन हो वो स्थान क्या कहलाता है? तो जहां पहुंचना कठिन होता है उस स्थान को दुर्गम स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गम। और जहां पहुंचना आसान होता है उस स्थान को सुगम स्थान कहते हैं। ये दोनों चीज आपको पता चल गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। भारत की प्राचीन भाषा है कौन सी? भारत की प्राचीन भाषा आपको संस्कृत मिल जाएगी। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत मिल जाएगी। एक्चुअली तमिलनाडु की प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत ले लेंगे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक बोली जाती है? देखिए, ये जो ब्रज भाषा है ये तकनीकी भाषा के रूप में बहुत ज्यादा बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है ये यूपी और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खास करके बोली जाती है। ठीक है, तो ब्रज भाषा तकनीकी भाषा के रूप में बोली जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कई लोग इसमें राजभाषा और काव्य भाषा बोले हैं, तकनीकी भाषा इसको ग्रामर के बुक में दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोड़ आग्रह। सत्य जोड़ आग्रह ये होता है सत्याग्रह। ठीक है, कई लोग सत्य जोड़ आग्रह मारे होंगे, ये गलत है। सत्य जोड़ आग्रह। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहि जोड़ कार, बहिष्कार, ये विसर्ग संधि में आता है। ठीक है, बहि जोड़ कार ये विसर्ग संधि है। ठीक है, बहिष्कार होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति करें उचित विकल्प से। क्या है विकल्प? भाषा के खाली स्थान से विचार प्रकट किए जाते हैं। भाषा के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं, क्योंकि भाषा का परिभाषा यही होता है। भाषा किसको कहते हैं? तो जिस माध्यम से अपने विचारों को आप दूसरे के सामने प्रकट कर दे वही भाषा है। भाषा आप बोल के, इशारे से, हर तरह से प्रकट कर सकते हैं। तो इशारा भी एक तरह का भाषा, सांकेतिक भाषा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये माध्यम हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत एक स्वतंत्रता खाली स्थान देश है। भारत एक खाली मतलब स्वतंत्रता प्रिय देश है। स्वतंत्रता प्रिय देश है, यही सबसे यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। स्वतंत्रता सहिष्णु नहीं होगा, स्वतंत्रता पुजारी नहीं होगा, स्वतंत्रता भक्त नहीं होगा, स्वतंत्रता प्रिय होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें उचित विकल्प से। क्या है? मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी खाली स्थान महिमाशाली है। कैसी महिमाशाली है?
अतीव महिमाशाली, अतीव का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा महिमाशाली कौन है, तो यहाँ पे मातृभूमि की तरह जन्मभूमि जो होती है ये भी बहुत ज्यादा महिमाशाली होती है, इसमें अतीव शब्द का उपयोग कर सकते हैं। देशज शब्द इनमें से कौन सा है? हमने अभी आपको देशज के बारे में बताया था कि जो कभी लोकल लैंग्वेज से उठा करके और हिंदी भाषा में कई वर्डों को यूज कर लिया जाता है, उन्हीं वर्ड्स को हम लोग देशज में रखते हैं। तो इसमें पाखी, चिरई, चिरई जो शब्द है ये बिल्कुल देशज है, ये आप लोग बोलते होंगे अपने गाँव में, चिरई बोलते हैं ना, तो ये चिरई क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। अगला में पूछ रहा है कि इसमें देशज कौन सा है, तो कुई जो शब्द है ये देशज शब्द है, कुई क्या है, देशज शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो दंड पाने के योग्य हो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो जो दंड पाने के योग्य होता है इसको कहते हैं दंडनीय, सॉरी जो दंड देने के योग्य हो उसको दंडनीय कहते हैं, जो दंड पाने के योग्य होता है उसको दंडनीय होगा, सॉरी दंडनीय, दंड पाने के योग्य हो दंडनीय होता है। ठीक है, इनमें कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। देखिए उपमा मतलब होता है किसी को, मतलब जैसे कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल चांद सा है, तो का चांद हो गई नहीं ना, लेकिन खुश करने के लिए तो कह देते हो कि चांद सा है, इसका मतलब आप चांद की उपमा दे रहे हैं उसे, समझ रहे हैं। तो उपमा का पर्यायवाची कौन कौन है, मिलान है, तुलना है, सादृश्य है, लेकिन खाद जो है ये उपमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर खाद हो जाएगा। समझ रहे हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि बहुत कंजूस हो जाना, बहुत कंजूस होना। कई लोगों को देखोगे कि यहां से स्टेशन का भाड़ा रहेगा 5 रुपया, अब तब वो कहेगा कि ना हम पैदल जाएंगे, आप बगल पॉकेट में रख ले 25 रुपया, लेकिन जाएगा पैदल। इसी को कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। स्टेशन पहुंच के हो सकता है जूता टूट जाए तो 20 रुपए का जूता सिलवाना पड़ जाएगा, लेकिन 5 रुपए जाए में खर्चा नहीं करेगा। इस चीज को कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। मोम सा तन धुल चुका, अब दीप सामन जल चुका, ये कविता का लाइन है। कहता है कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो देखिए शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सामन जल चुका, ये रसोनोपमा है। ये कौन सा है अलंकार, इसमें रसोनोपमा अलंकार, ये रस, रसा स्वाद है इस कविता में, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, रसोनोपमा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द जो है इसका स्पेलिंग, मतलब हिंदी वाला स्पेलिंग शुद्ध है। स्पेलिंग आप लोग फटाक से पकड़ते हैं, वर्तनी कहते हैं तो नहीं पकड़ते हैं। इनमें से किसका स्पेलिंग सही है ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन ए दिख रहा होगा जिसमें तिरस्कार लिखा गया है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होता है, तो गरुड़ का पर्यायवाची होता है खगेश। क्या होता है, खगेश, ये सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न कौन सा है भाई, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, प्रवृत्त हो जाए मतलब दूसरे काम में लग जाए, तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उस पहली क्रिया को कहते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि इस काम के करने से पहले वो काम कर लिया गया, इसीलिए उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं पढ़ के खाना खाऊंगा, तो खाना खाने के पहले जो पढ़ रहे हैं वो काम कौन सा हो गया, वही हो गया पूर्वकालिक क्रिया, जो कि पढ़ना एक क्रिया है, वर्ब है ना, स्टडी करना एक वर्ब है और फिर खाना भी एक वर्ब है, तो जो खाना हमने पढ़ा है पहले वो ही पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। वही कहा था जब कर्ता ने एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरा क्रिया शुरू कर दिया तो पहले वाले को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरे 2 दिनों के 20 क्वेश्चन मतलब 40 प्रश्न एक वीडियो में कंप्लीट हो गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से जरूर भेज देना, उसको बता देना कि देख ले रे हिंदी बड़ा बढ़िया बताया जा रहा है, पूरा एकदम 40 में 40 आ जाएगा, समझ गए। 40 में 40 यहां से ला दिए ना, तो समझिए कि आपका मेरिट होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैथ सब बनाएगा, रीजनिंग सब बनाएगा, हिंदी भी सब बनाएगा, लेकिन हिंदी एकदम एक्यूरेट सही होगा किसका, इसी पे डिपेंड करेगा उसका रिजल्ट कहाँ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।